यूट्यूब चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि हमने प्रश्नमाला की एक सीरीज चलाई है सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए और सभी राज्यों की जो टेट एग्ज़ाम होती है उसके लिए चाहे सी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एच टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, पी टेट हो, कोई भी प्रकार किसी भी स्टेट का जो टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए और जो सी टेट है उस एग्ज़ाम के लिए और जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं चाहे आरपीएससी के लिए या अभी जो एकलव्य मॉडल स्कूल की आई है भर्ती उसके लिए या फिर किसी भी स्टेट की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है जहां जहां पर सीडीपी यानी कि मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात हो या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो या बाल मनोविज्ञान की बात हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये विषय जो मनोविज्ञान है हमारा, इसके लिए हमने एक प्रश्नमाला नाम से सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें जो जो प्रश्न पूछे गए सभी को अपन यहाँ पर आंसर सहित और व्याख्या सहित कराएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि व्याख्या सहित कराएंगे, प्रत्येक प्रश्न का खाली उत्तर नहीं बताएंगे, पूरी व्याख्या बताएंगे कि इस प्रश्न का ये उत्तर है तो क्यों है। ये सारी बातें अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। दोस्तों याद रखना, ये जो नहीं है वर्ड आता है ना, इस पे ज्यादा अपन को फोकस करना है। ये जो नहीं है, ये नहीं है जो है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे अपन को फोकस करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि शिक्षक को कक्षा में अध्ययन प्रारंभ करने के पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। क्या ये शैक्षिक निहितार्थ है? दूसरा है कि जब विद्यार्थियों को शिक्षक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण उन्नत होता है। शिक्षक कक्षा में उन व्यवहारों पर अधिक ध्यान दें जो विद्यार्थी स्वयं करते हैं या शिक्षकों द्वारा बालकों को कोई विषय वस्तु सिखाते समय पहले 100% प्रयासों में सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, तत्पश्चात आंशिक पुनर्बलन का सहारा लेना चाहिए। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से सही कौन सा होगा? तो प्रश्न का उत्तर आप देंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात करेंगे कि ये इनका मनोविज्ञान में क्या रोल है, कौन है स्किनर। पूरा नाम है बीएफ स्किनर बोलते हैं इनको। इनका पूरा नाम है बोरिस फ्रेडरिक स्किनर। बोरिस फ्रेडरिक स्किनर जो है, इन्होंने मनोविज्ञान में जब हम अधिगम नाम का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर हम इनके सिद्धांत को पढ़ते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग किया था और इन्होंने कबूतर पर भी प्रयोग किया था। चूहे पर इन्होंने जो प्रयोग किया था और जो कबूतर पर प्रयोग किया था, इसके आधार पर इन्होंने 2 प्रकारों के व्यवहारों का उल्लेख किया था। 2 प्रकार के व्यवहार, इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहारों का उल्लेख किया था। इसमें से एक व्यवहार इन्होंने बताया था सक्रिय व्यवहार। एक तो होता है सक्रिय व्यवहार और एक इन्होंने बताया था अनुक्रिया व्यवहार। सक्रिय व्यवहार और अनुक्रिया व्यवहार, 2 प्रकार के व्यवहारों का इन्होंने उल्लेख किया था। अब जो ये सक्रिय व्यवहार होता है ना, इसके पीछे कोई ना कोई अज्ञात उद्दीपक होता है। ज्ञात उद्दीपक नहीं है, अज्ञात है। जबकि अनुक्रिया व्यवहार के पीछे कोई ना कोई ज्ञात उद्दीपक है। दोस्तों उदाहरण से अगर हम समझें तो अनुक्रिया व्यवहार क्या है? प्रत्यवर्ती क्रियाएं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट आपने प्रत्यवर्ती क्रियाएं पढ़ी होंगी। तवे पर रोटी बनाते समय अगर गर्म तवे को हाथ छू जाए तो हाथ का अचानक पीछे हटना या स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी आना, ये सब ज्ञात उद्दीपक के कारण होते हैं, तो इसको अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है। जबकि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जिनके पीछे कोई ज्ञात उद्दीपक नहीं होता, उनको सक्रिय व्यवहार कहा जाता है। जैसे कि अपने अखबार पढ़ रहे हैं, अपना नाम लिख लेते हैं उस पर यूं ही, एक ही हेडिंग को बार बार पढ़ते हैं, या कोई दाल या चावल साफ कर रहा है तो अपने दाने उठा के खाते हैं, बिना भूख के भी खाते हैं। तो या बातचीत करते समय हाथों को हिलाना या यूं ही चहलकदमी करना, ये सभी सक्रिय व्यवहार है। तो 2 प्रकार के व्यवहारों का उल्लेख इन्होंने अपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में किया था। चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था और बोरिस फ्रेडरिक स्किनर इनका नाम है। बाकी तो अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो इनके बारे में, इन्होंने चूहे पर कौन सा प्रयोग किया था, कबूतर पर कौन सा प्रयोग किया था, उसकी मैं डिटेल में आपको बातें बताऊंगा।
फिलहाल तो हम केवल क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में फिर एक बार अपने क्वेश्चन को फोकस करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्किनर के सीखने के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है या शैक्षिक महत्व नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो स्किनर ने अपना प्रयोग दिया था, प्रयोग बताया था क्रिया प्रसूत चूहे और कबूतर पर प्रयोग करके, उस पूरे प्रयोग को समझने पर उसके बाद आपको क्या समझ में आता है कि इनके सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है इनके सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, ये होना चाहिए ना। ये कह रहा है कि इनमें से उन्होंने जो जितने भी शैक्षिक महत्व बताए थे अपने सिद्धांत में, उनमें से कौन सा नहीं है इन 4 ऑप्शन में से। तो पहला उन्होंने ये बताया था कि शिक्षक को कक्षा में अध्ययन प्रारंभ करने के पहले उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। तो ये तो शैक्षिक निहितार्थ है, अपना आंसर अपने को बताना कौन सा नहीं है। फिर है जब विद्यार्थी, और तीसरा ऑप्शन देखो, शिक्षक कक्षा में उन व्यवहारों पर अधिक ध्यान दे जो विद्यार्थी स्वयं करते हैं। बिल्कुल, ये भी उनके शैक्षिक निहितार्थ है उनके सिद्धांत का। और तीसरा है कि चौथा है कि शिक्षकों द्वारा बालकों को कोई विषय वस्तु सिखाते समय पहले 100% प्रयासों में ही सही अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन की बात इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि विद्यार्थी अगर बालक कोई अच्छा व्यवहार करता है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, प्रशंसा या पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और अगर कोई बालक बुरा व्यवहार करता है ना, तो उसके बुरे व्यवहार पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि बालक के बुरे व्यवहार पर आप ध्यान दोगे तो फिर वो बालक बार बार उस बुरे व्यवहार को दोहराएगा। और अगर आप बालक के बुरे व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे तो बालक उस व्यवहार को दोहराना बंद कर देगा। तो यहाँ पर ये बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही थी, ये भी इनके सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। लेकिन इनके सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व नहीं है ना, वो ये है कि जब विद्यार्थियों को शिक्षक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण उन्नत होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जरूरी नहीं जो टीचर भयभीत करेगा विद्यार्थियों को तो उसका विषय ठीक हो जाएगा बच्चों के बीच में, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ना वो ये है, जब विद्यार्थियों को शिक्षक से दंड पाने का भय रहता है तो ऐसी अवस्था में शिक्षण उन्नत होता है, ये जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था कहा था? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट थे। अब वो फ्रांसिस गाल्टन थे या स्टैनली हॉल थे या एबिंगहॉस थे या फिर एबिंगहॉस है ये, है ना, और या फिर वो विलियम जेम्स थे। सोचिए आप आंसर क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या आंसर हो सकता है दोस्तों इसका। किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा था, ये बताना है आपको। फ्रांसिस गाल्टन ने, स्टैनली हॉल ने, एबिंगहॉस ने, विलियम जेम्स ने, किसने कहा था दोस्तों, बताइए फटाफट। फ्रांसिस गाल्टन, स्टैनली हॉल या एबिंगहॉस? तो बिल्कुल सही, आपका आंसर है स्टैनली हॉल। दोस्तों ये आंसर है स्टैनली हॉल। इनको स्टैनली हॉल भी कहते हैं और इनको स्टैनले हॉल भी कहते हैं, स्टैनले हॉल ये भी कहते हैं, इनका ये नाम है। तो अगर इनके पूरे नाम की बात करें ना तो आंसर हमारा यही है बी। अब मैं पूरा स्टैनले हॉल के बारे में आपको बता दूं कि इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों। इनका पूरा नाम था ग्रेनविले स्टैनली हॉल, ये इनका पूरा नाम था। ग्रेनविले स्टैनली हॉल दोस्तों कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और ये पेशे से एक शिक्षक भी थे। पेशे से क्या थे? एक शिक्षक भी थे। और इन्होंने 1892 में 1892 में अमेरिका में साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसकी? साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की थी। साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की थी। और दोस्तों इसी साइकोलॉजी एसोसिएशन के ये प्रथम अध्यक्ष भी बने थे।
और इसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। पुनरावृत्ति, एक तो इस सिद्धांत के दो नाम हैं, एक तो है पुनरावृत्ति का सिद्धांत और दूसरा इसका है पुनः पूर्वजीकरण सिद्धांत। पुनः पूर्वजीकरण सिद्धांत इन्होंने कहा है। और इस सिद्धांत में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो मनुष्य का विकास जो होता है ना, अपने पूर्वजों के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगर आप में आज जो भी व्यवहार है ना, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों में वो व्यवहार था। किसी भी मनुष्य में, किसी भी बालक में जो भी व्यवहार होता है ना, उसका कुछ ना कुछ परसेंट जो है उसके पूर्वजों में था और उन्हीं पूर्वजों की वजह से आज वो व्यवहार करता है। अब वो दादा, नाना, नानी, मामा कोई भी हो सकते हैं जिनके वजह से वो व्यवहार करता है। और पुनरावृत्ति का व्यवहार या पुनः पूर्वजनीकरण जो सिद्धांत है, ये सिर्फ आनुवंशिकता की बात करता है। ये कहता है कि आज आप में जो भी व्यवहार है ना, वो जरूर आपके पूर्वजों में हुआ होगा, किसी में भी हुआ होगा। और सारे व्यवहार नहीं दोहराते आप वही, तो कोई ना कोई एक व्यवहार ऐसा होगा जो आपके पूर्वजों में होता होगा। इस सिद्धांत में इन्होंने ये बताया था। और दोस्तों, स्टैनली हल के बारे में कहा जाता है कि इन्हें किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था का जनक, इन्हें किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है, समझे। और इसके बारे में, स्टैनली हल के बारे में तो हमने इतनी बातें जान ली। तो ये जो फ्रांसिस गाल्टन है, एबिंगहॉस है, विलियम जेम्स है, ये कौन है? तो विलियम जेम्स के बारे में मैं बता दूं आपको दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। अगर मनोविज्ञान का जनक पूछा जाए तो वो तो अरस्तु हैं, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग करने का काम किया था, इसलिए ये विलियम जेम्स जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। और ये भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अब ये जो फ्रांसिस गाल्टन है, हमारा आंसर दोस्तों ये है, याद रखना। मैं लेकिन बाकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। फ्रांसिस गाल्टन जो हैं, ये कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन जो थे, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत विशेषताओं का जो है आनुवंशिकता के आधार पर अध्ययन किया था। व्यक्तिगत विशेषताओं को किस आधार पर किया था अध्ययन? अब मैं बोल रहा हूं, आप लिख लेंगे, चाहे सुनकर लिख लें आप, कि फ्रांसिस गाल्टन वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत विशेषताओं का जो है आनुवंशिकता के आधार पर अध्ययन किया था। और इनकी एक पुस्तक भी थी, प्रसिद्ध पुस्तक थी, हेरेडिटी जीनियसिस। इस बुक को लिख लेते हैं अपने, हेरेडिटी जीनियसिस। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी थी। इन्होंने भी जो है ना आनुवंशिकता को आधार मानकर काम किया था। और अब रह गए एबिंगहॉस। एबिंगहॉस कौन थे? क्या थे ये एबिंगहॉस? तो दोस्तों ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे ये जर्मनी के थे। और इन्होंने स्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। स्मृति या मेमोरी जिसको हम कहते हैं, इनका स्मृति का या मेमोरी का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया था वो एबिंगहॉस ने किया था। तो हमारा प्रश्न ये था कि किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है? तो दोस्तों आंसर है स्टैनली हल। स्टैनली हल का पूरा नाम था ग्रेनविले स्टैनली हल। अमेरिका के थे, एक पेशे से एक शिक्षक थे। और 1892 में साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना की थी इन्होंने अमेरिका में, और इसी के ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। इन्होंने पुनरावृत्ति या पुनः पूर्वजनीकरण सिद्धांत जो था वो दिया था। इनके अनुसार व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है अपने उसका कुछ ना कुछ अंश उसके पूर्वजों में भी था। किशोरावस्था का जनक कहा जाता है इनको। और विलियम जेम्स जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का काम किया था। फ्रांसीसी गाल्टन जो थे, इन्होंने व्यक्तिगत भिन्नताओं या विशेषताओं के आधार पर आनुवंशिकी का अध्ययन किया था। और जो हेरेडिटी जीनस नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी। एबिंगहॉस जो थे वो जर्मनी के थे और सबसे पहले इन्होंने स्मृति पर काम किया था, मेमोरी पर जो है काम किया था, या हम कह सकते हैं कि स्मृति का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया था। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संप्रेक्षण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है? अब आपको
प्रश्न का उत्तर बाद में। मनोविज्ञान में यही दिक्कत है कि अगर आपको प्रश्न में दिए गए शब्दों के अर्थ नहीं पता ना, तो फिर आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते। आपको क्वेश्चन में दिए गए शब्दों के प्रत्येक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी तो आप सही आंसर पर पहुंचेंगे। आंसर तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन में दिए गए शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो यहां पर एक वर्ड आ रहा है संप्रेषण। संप्रेषण दोस्तों, इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, बोलते हैं कम्युनिकेशन। आजकल की जनरेशन जो है हिंदी के वर्ड कम और इंग्लिश के ज़्यादा जानती है, तो कम्युनिकेशन जो है ना वो संप्रेषण है। तो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संप्रेषण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है। साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल, मनोवैज्ञानिक बाधा यानी कि साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल क्या है कम्युनिकेशन में। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन के तहत जो मनोवैज्ञानिक बाधा है वो क्या है। साइकोलॉजिकल ऑब्स्टिकल क्या है? क्या अपूर्ण तथा अपूर्ति जिज्ञासाएं, मतलब ऐसी कोई हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जो ईगरनेस, जो हमारी ऐसी बातें हैं जिसको हम पूरा नहीं जान पाए वो, या फिर गलत उच्चारण मतलब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, या पूर्व अधिगम, या फिर पहले की कोई लर्निंग, या फिर खराब स्वास्थ्य। इसका अर्थ आपको पता ही है। तो क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, आपको बताना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि संप्रेषण क्या होता है, या आप चाहें तो पहले बता देते हैं। संप्रेषण का अर्थ दोस्तों होता है क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो मौखिक या सांकेतिक माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसको संप्रेषण कहते हैं। दो या दो से अधिक, अगर आप लिख रहे हैं तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या सांकेतिक माध्यम से सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसको संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण के लिए सबसे जरूरी जो है ना वो संदेश होता है। सबसे जरूरी चीज क्या होता है? संदेश, जिसको हम मैसेज कहते हैं। अगर अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं कि संप्रेषण के लिए सबसे जरूरी क्या है, संप्रेषण के लिए सबसे जरूरी है मैसेज, यानी कि कम्युनिकेशन हम किसी से करेंगे तो मैसेज ही तो होगा जो हम किसी को डिलीवर करना चाहेंगे। तो क्यों ना हम इस संप्रेषण के प्रमुख तत्व जान लेते हैं कि मेन एलिमेंट्स हैं क्या कम्युनिकेशन के, प्रमुख तत्व या मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रमुख तत्वों की बात करें ना दोस्तों, एक तो होता है विचार, एक विचार जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडिया। और एक दूसरा जो एलिमेंट है इसका वो है प्रेक्षक। प्रेक्षक कौन होता है? प्रेक्षक होता है सेंडर, या फिर हम कह सकते हैं स्पीकर। इसको सेंडर बोल दो या इसको स्पीकर बोल दो, या इनकोडर भी कहते हैं इसको, इनकोडर, इसको सेंडर, स्पीकर या इनकोडर। और जो थर्ड एलिमेंट है कम्युनिकेशन का या संप्रेषण का वो है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन होता है? अब प्राप्तकर्ता होता है रिसीवर। प्राप्तकर्ता कौन होता है? रिसीवर। और जो फोर्थ एलिमेंट है दोस्तों वो क्या है? वो है मैसेज, जिसको हम बोलते हैं संदेश। संदेश या इसको हम बोलते हैं मैसेज, ये फोर्थ एलिमेंट है। तो फिफ्थ एलिमेंट क्या है? फिफ्थ एलिमेंट होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि होता है फीडबैक। फीडबैक, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स होते हैं, आइडिया, सेंडर या इनकोडर, रिसीवर को डिकोडर भी कहते हैं। रिसीवर को क्या बोलते हैं? डिकोडर। तो सबसे पहले तो एक आइडिया होता है जिस पर संप्रेषण होता है, उसके बाद इस आइडिया को डिलीवर करने वाला एक बंदा होता है जिसको प्रेषक कहते हैं, सेंडर कहते हैं। और इस आइडिया को एक रिसीव करने वाला होता है जिसको रिसीवर या डिकोडर कहते हैं। और ये रिसीव क्या करता है? एक मैसेज रिसीव करता है, और मैसेज रिसीव करने के बाद वो एक फीडबैक देता है। तो ये एक संप्रेषण के 5 तत्व माने जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन के 5 एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब आप मेरे को ये बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प संप्रेषण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है। बताएं दोस्तों, फटाफट से बताएं इनमें से कौन सा विकल्प संप्रेषण के दौरान आने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में आता है। गलत उच्चारण जो है ना ये मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, साइकोलॉजिकल ऑब्स्टेकल नहीं है। और पूर्व अधिगम भी जो है ना ये मनोवैज्ञानिक बाधा की श्रेणी में नहीं आता। खराब स्वास्थ्य भी नहीं आता। जो आता है मनोवैज्ञानिक बाधा है वो क्या है? अपूर्ण तथा अपूर्ति जिज्ञासा।
ये जो है ना, ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको, ये कमेंट करके मुझे साथ साथ बताते रहें, ताकि आपके लिए और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँ समय समय पर। और समय समय पर क्या, ये प्रश्नमाला, मनोविज्ञान प्रश्नमाला, ये सीरीज चलेगी और अनंत क्वेश्चन। मेरा टारगेट है लगभग 10,000 क्वेश्चन कराने के। बाकी कितने होते हैं ये समय जानता है, मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। लेकिन क्वेश्चन कैसे लगते हैं ये जरूर आपको मुझे बताना चाहिए दोस्तों, ताकि फिर और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए उपस्थित कर सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, साइंटिफिक क्वेश्चन कह सकते हैं हम। किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, किसके कारण? गर्सनी के बढ़ने के कारण, या श्वास नली के बढ़ने के कारण, या वायु नली के बढ़ने के कारण, या कंठनाल के बढ़ने के कारण। यहाँ दोस्तों आपको सही आंसर बताना है किसके कारण। कंठनाल, जिसको लैरिंक्स भी कहते हैं, कंठनाल को क्या बोलते हैं? लैरिंक्स, लैरिंक्स भी कहते हैं। तो ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन था, इसका आंसर बता ही देते हैं आपको कि कंठनाल के बढ़ने के कारण ऐसा होता है दोस्तों। किशोर अवस्था में लड़कों की आवाज जो भारी हो जाती है ना, वो कंठनाल के बढ़ने के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एडगर के अनुभव शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावी होती है? ये एडगर कौन है दोस्तों? एडगर की बात भी अपने को करनी पड़ेगी। एडगर कौन है? डॉक्टर एडगर एंस्टी। एडगर एंस्टी इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? इनका पूरा नाम है डॉक्टर एडगर एंस्टी। ये इनका पूरा नाम है दोस्तों। ये ब्रिटिश सिविल सेवा के मनोवैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के थे ये, मान लो, ठीक है। और ये अपने यहाँ ब्रिटेन में, ब्रिटेन से रिलेटेड हैं, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के लिए काम करते थे। रक्षा मंत्रालय के लिए एडगर काम करते थे। और 1962 में, इतिहास वाले कोई गुरुजी आपको अच्छा सा समझाएंगे, 1962 में कोई क्यूबा संकट हुआ था। तो इतिहास की कोई ये घटना है, मैं इसको नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि 1962 में कोई क्यूबा संकट हुआ था। उस दौरान इन्होंने अच्छा काम किया था और इन्होंने जो है ना एक शंकु बनाया था, जिसको अनुभव शंकु कहते हैं। अनुभव शंकु की बात इन्होंने की थी। और इस अनुभव शंकु में इन्होंने, इस अनुभव शंकु को अनुभव त्रिकोण भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है ना दृश्य श्रव्य साधनों जो हैं उनके आधार पर एक इन्होंने त्रिकोण बनाया था, एक शंकु बनाया था। उसमें किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा, किसी की इंपॉर्टेंस कम बताई थी। उस आधार पर इन्होंने जो शंकु बनाया था, ये कह रहा है उसमें जो शिक्षण सामग्री है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है किसके द्वारा? अगर आपने अनुभव शंकु इनका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है एडगर का, तो आपको पता है। और नहीं पढ़ा हुआ है तो आगे इन क्वेश्चंस की सीरीज के बाद अपन पूरे मनोविज्ञान के कोर्स को भी डिस्कस करेंगे पूरा डीपली। तब मैं आपको एडगर के इस अनुभव शंकु के बारे में पूरी बातें बताऊंगा। फिलहाल आप इतना जाने कि डॉक्टर एडगर एंस्टी जो थे ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के में ये काम करते थे। और 1962 में जो क्यूबा संकट था उस समय इन्होंने अपने देश के लिए अच्छा काम किया था। इन्होंने अनुभव शंकु का बताया था, के बारे में बताया था, जो कि दृश्य सर्वे आधार पर था, ऑडियो विजुअल टेक्निक पर आधारित था। एक त्रिभुज बनाया था इन्होंने और उसके आधार पर उन्होंने कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई थी, उनका एक क्रम बताया था। उसमें ये कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री सर्वाधिक प्रभावित है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर है कार्यकारी मॉडल प्रारूप। कार्यकारी मॉडल प्रारूप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? व्यवहारात्मक विज्ञान, विधेयात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान या अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। तो ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन नहीं है, तो आपको इसका आंसर पता ही होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। अगर आपने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र पढ़े हुए हैं तो आपको इनका आंसर पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो दोस्तों नियामक शिक्षा की प्रकृति नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी आसान से क्वेश्चन है,
7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है। अधिगम का मनोविज्ञान, यहाँ पर क्या होगा, अधिगम का मनोविज्ञान और अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। तो ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उपरोक्त विशेषताओं का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर, यहाँ। तो सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर सही विकल्प होगा ए, बे, से तीनों। अधिगम का मनोविज्ञान, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, ये तीनों जो हैं इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कम समय में अपने को ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूं। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत, व्यवस्थित, मिलान करना और उन्हें क्रम में रख सकता है। पियाजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है। दोस्तों आपको पता है कि जीन पियाजे जिनको बाल विकास का जनक कहा जाता है, ये बाल विकास के जनक हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया था। जो पहली अवस्था थी वो कौन सी थी, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, जिसका समय इन्होंने 0 से 2 वर्ष बताया था। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष बताई थी इन्होंने। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की बताई थी इन्होंने। और लास्ट में इन्होंने बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसको 11 वर्ष के बाद की बताई थी। तो ये कह रहा है कि कौन सी अवस्था में बालक जो है चीजों को वर्गीकृत कर सकता है, उन्हें क्रम में लगा सकता है। तो दोस्तों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक जो है चीजों को एक क्रम में लगा सकता है, वर्गीकृत कर सकता है, बहुत सारे चीजों में से एक टाइप की चीजों को अलग कर सकता है। तो ये अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, यहां पर हमारा आंसर होगा से। आपका समय ज़्यादा नष्ट नहीं करेंगे, जल्दी से मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर बता रहा हूँ। फिर भी किसी भी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके डाउट को तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। क्वेश्चन है, नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है क्या कहलाता है। देखभाल परिप्रेक्ष्य, न्याय परिप्रेक्ष्य, व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य या नीतिपरक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों यहाँ पर इस 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ब, न्याय परिप्रेक्ष्य। नैतिक परिप्रेक्ष्य जो व्यक्ति के अधिकारों पर केंद्रित होता है, अधिकारों की बात हो रही है तो न्याय की बात की जाएगी, न्याय परिप्रेक्ष्य। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि कौन से सहयोगी अधिगम, सहकारी अधिगम कहते हैं जिसको मैंने आपको अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा, पार्ट 1, तो वहां देख लेना। सहयोगी अधिगम के बारे में हमने बात की थी, सहकारी अधिगम भी कहते हैं। सहयोगी अधिगम उपागम में अध्यापक कक्षा के अध्यापन के लिए एक समय का चयन करता है, परंतु विद्यार्थी यह निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। कार्य को समूह के सदस्यों में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। फिर समूह मिलकर एकीकरण, सारांशीकरण और निष्कर्ष का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मिलकर अधिगम करना कहलाता है, समूह अन्वेषण कहलाता है, या जिग्सा कक्षा कहलाता है, या विद्यार्थी समूह उपलब्धि विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर आंसर होगा समूह अन्वेषण। यहां पर आंसर क्या होगा, समूह अन्वेषण। और इसको ग्रुप जो है इन्वेस्टिगेशन मॉडल भी कहा जाता है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल का है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, जॉन डीवी ने की थी, और एक कर्ट लेविन और जॉन डीवी ने इसकी खोज की थी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। आगे फिर पार्ट 3 में अपन मिलेंगे, तब तक नमस्कार। कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन कैसे थे, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर बात करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।